हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो इनका एक पार्ट था इनकी ऑटोबायोग्राफी का, उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। ये इनकी ही ऑटोबायोग्राफी का पार्ट था। पेज नंबर 18 पर आपके कॉम्प्रीहेंशन चेक दिए हुए हैं, ऑरल कॉम्प्रीहेंशन चेक। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। तो इनकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो कहाँ पर हुई ये बताना है हमें। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। और जो इंडिया में ऐसी बिल्डिंग्स जो सैंडस्टोन से बनी हैं, हमें उसके भी उनमें से भी कुछ नाम बताने हैं। सो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। तो सेरेमनीज कहाँ हुई थी? प्रिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग्स थी, जिसमें की जो एम्फी थिएटर, जिसे मैंने बताया था आपको ग्राउंड की तरह होता है जो, उस एम्फी थिएटर में ये सेरेमनी या इनॉग्रेशन फंक्शन हुआ था। अब इंडिया की बात करें, सो द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में सैंडस्टोन से बनी हुई जो बिल्डिंग्स है वो कौन कौन सी है? इंडिया का पार्लियामेंट हाउस है जो न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन जो न्यू दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो न्यू दिल्ली में है, मद्रास हाई कोर्ट जो कि चेन्नई में है। ये सभी, ये चारों जो है इंडिया के सैंडस्टोन से बने हुए एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। अब ऑटम डे का एक्चुअली मीनिंग यहाँ पर लिया गया है सुहावने दिन से। तो 10 मई का दिन किस तरह से इनके लिए सुहावना था? 10 मई 1994 की बात है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। 10 मई 1994। सो 10 May is an autumn day in South Africa because on this day there was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब 10 मई का दिन सुहावना दिन किस लिए था साउथ अफ्रीका में? इसलिए था क्योंकि इस दिन साउथ अफ्रीका की धरती पर, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर पहली बार इतनी लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी, वो भी इंटरनेशनल लीडर्स की। इसलिए बहुत बड़ा दिन था। साथ ही साथ क्या हुआ था, इस दिन साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल यानी कि रंग भेद की नीति से परे, गोरे काले लोगों को मतलब भेदभाव न करते हुए पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट चुनी गई थी, यानी कि काले लोगों की गवर्नमेंट आई थी। इस बार पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिसका चुनाव किया गया था, इसलिए ये यहाँ पर सुहावना दिन था साउथ अफ्रीका में। पेज नंबर 19 पर थर्ड क्वेश्चन इसका आगे कंटिन्यू होता है, दैट एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय। अब बिगनिंग यानी कि मंडेला की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसे वर्ड्स बोले थे, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। इसका क्या मीनिंग है हमें बताना है। साथ ही साथ व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उसके अलावा बोला गया था ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो कि उन्होंने एंड में बोला था, उसका भी क्या मीनिंग है हमें बताना है। So by human disaster, Mandela means to say that the colored people have suffered a lot due to discrimination in the hands of white. अब मैंने colored people से आपको चैप्टर में मतलब बताया था, जो कि काले लोग हैं या डार्क पीपल हैं। सो ह्यूमन डिजास्टर से यहाँ पर मीनिंग था मंडेला साहब का, हमारे मंडेला, नेल्सन मंडेला जी का, उनका क्या मीनिंग था कि जो काले लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, काफ़ी ज़्यादा सहा है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है उनके साथ गोरे लोगों के अत्याचार के द्वारा। He considered it as great glorious human achievement that a black person became the president of a country where the blacks are not considered as human being and are treated badly. साथ ही साथ इन्होंने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट किसे बताया कि जो पहला ऐसा बंदा है जो ब्लैक पर्सन है और साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना है, इस कंट्री का प्रेसिडेंट बना है, और ऐसी कंट्री में बना है जहाँ पर कि काले लोगों को ह्यूमन बीइंग की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाता, उन्हें उससे भी बदतर तरीके से ट्रीट किया जाता है। ऐसे लोगों में जो काले लोगों में एक काला बंदा जो है वो यहाँ का प्रेसिडेंट बना है। इस चीज़ को उन्होंने क्या बताया, ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो इंटरनेशनल लीडर्स को मंडेला साहब ने किस लिए धन्यवाद किया था? सो मंडेला फेल्ट प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड और पावरफुल टू बी द होस्ट टू द नेशंस of the world because not so long ago the South African were considered outlaws.
अब मंडेला क्या खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, प्रिविलेज्ड महसूस कर रहे थे, किस लिए? क्योंकि वो पूरी दुनिया के जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े नेता आए हैं उनका क्या है, अभिवादन कर पा रहे हैं, उन्हें होस्ट कर पा रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। क्योंकि बहुत ही समय पहले की बात ही नहीं है जब साउथ अफ्रीका के लोग हैं उन्हें आउटलॉज की तरह परफॉर्म किया जाता था टू मेक समथिंग इलीगल। अब मैंने आउटलॉज का आपको चैप्टर में भी बता दिया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ। आउटलॉज क्या होता है? टू मेक समथिंग इलीगल, यानी कि उनके साथ का आउटलॉज का बेसिकली पूरा जो मीनिंग आया था आपके चैप्टर में, उसमें क्या था कि जो व्यापारिक चाहे गणतंत्र संबंध है बाकी देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ तोड़ लिए थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत समय पहले की बात ही नहीं है, साउथ अफ्रीका से सभी देशों ने अपने जो पारिवारिक संबंध थे या फिर व्यापारिक संबंध थे सारे के सारे तोड़ लिए थे। आज उसी देश में वो उनका अभिवादन कर पा रहे हैं, इस बात की उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी है, गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं वो इस वजह से। He thus thanked all the international leaders for having come to witness his investiture as president, since this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity। अब यहाँ पर एक वर्ड है इन्वेस्चर। इन्वेस्चर का मतलब क्या है? इट इज़ अ सेरेमनी इन विच समवन इज गिवन अ ऑफिशियल टाइटल, यानी कि एक ऐसी सेरेमनी जिसमें कि किसी पर्सन को कोई ऑफिशियल टाइटल दिया जाने वाला हो या कोई ऑफिशियल टाइटल दिया जा रहा हो। तो इस सेरेमनी में इन्हें क्या दिया जाता था? इनॉग्रेशन के अंदर इन्हें राष्ट्रपति का या फिर प्रेसिडेंट का जो है टाइटल मिलने वाला था। तो क्या ही दस थैंक्ड ऑल द, तो इन्होंने क्या किया, अब अपने जो टाइटल वाले दिन यानी कि प्रेसिडेंट की जो ओथ लेने वाले थे उस दिन जो सारे इंटरनेशनल लीडर इकट्ठे हुए थे उन्हें क्या किया? पहले धन्यवाद दिया। सिंस दिस इवेंट कुड बी कंसीडर्ड, क्योंकि ये इवेंट क्या था? सभी के लिए न्याय, सभी के लिए शांति और सभी के लिए मानवता का एक कॉमन जीत थी, मानवता की एक कॉमन जीत थी, ये इन्होंने यहाँ पर अपने स्पीच में बोला था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। अब इन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के बारे में लेकर क्या क्या बातें कही थी? सो मंडेला सेट आउट द आइडियाज ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन रिडक्शन। सो मंडेला ने पहली बात क्या बोली अपने आइडियाज़ में? उन्होंने बोला कि जो साउथ अफ्रीका में जो मतलब पॉवर्टी एलिवेशन है यानी कि पॉवर्टी गरीबी है, इसमें कमी लाई जाएगी। रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, जो लोगों पर अत्याचार हो रहा है उन पर भी कमी की जाएगी। उन्होंने कहा ही ऑल्सो सेट द आइडल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ऑरिजन्स। और उन्होंने क्या वादा किया कि वो एक इस तरह के समाज की रचना करेंगे, एक इस तरह की सोसाइटी बनाएंगे जहां पर कि डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए किसी जेंडर को लेकर या फिर रेशियल ऑरिजन्स को लेकर, यानी कि किसी के रंग को लेकर, यानी कि कोई डार्क पीपल है, कोई लाइट स्किन के पीपल है, यानी कि गोरे लोग हैं, तो उन दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। इस तरह के सोसाइटी की वो रचना करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। पेज नंबर 21 ऑरल कॉम्प्रीहेंशन चेक। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भैया? सो व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। तो मिलिट्री के जनरल्स से उन्होंने क्या क्या किया और हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, और उनका एटीट्यूड था वो किस तरह से चेंज हुआ और क्यों हुआ। सो द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। तो साउथ अफ्रीका के जो हायर मिलिट्री जनरल्स थे, चाहे उनकी डिफेंस फोर्स हो या फिर पुलिस फोर्स हो, उनके जो हायर जनरल्स थे उन्होंने पहले तो मंडेला साहब को सैल्यूट किया और फिर क्या किया? एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और फिर बाद में अपनी लॉयल्टी जो है उसकी प्लेज ली, यानी कि उनके प्रति, उनकी गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहने का वादा किया। देयर एटीट्यूड टुवार्ड्स ब्लैक हैड टेकन ग्रेट चेंज। अब उनका किनका, ये जो हायर जनरल्स है मिलिट्री के, इनका एटीट्यूड था वो ब्लैक पीपल के प्रति एकदम से अचानक से चेंज हो गया। इंस्टीड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड देम, क्योंकि कुछ सालों पहले जिन हाथों ने यानी कि मंडेला को जिन्होंने गिरफ्तार किया था, आज वही हाथ मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये देखकर मंडेला कुछ अचंभित से हैं या फिर कुछ आश्चर्यचकित हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि इनका एटीट्यूड जो है वो कुछ चेंज था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वर टू नेशनल एंथम्स, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। तो वहाँ पर दो राष्ट्रीय नेशनल एंथम्स जो है वो क्यों गाए गए? सो ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, तो इनॉग्रेशन के दिन टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे, वन बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स। तो कौन कौन से गाए गए? एक तो वाइट लोगों का जो था नेशनल एंथम वो गाया गया और एक ब्लैक्स का। दिस सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स।
और इससे क्या दिखाया गया, इससे क्या प्रतीत कराया गया कि जो ब्लैक लोग हैं और जो वाइट लोग हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है, दोनों को एक समान अधिकार दे दिए गए हैं। अब ये डेट ध्यान रखिएगा, 10 मई 1994 है इनॉग्रेशन का दिन, नेल्सन मंडेला की प्रेसिडेंट ओथ का दिन। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। तो मंडेला साहब जो है वो अपनी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का सिस्टम है उसे किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट हैं, पहला तो जो फर्स्ट डिकेड के अंदर था जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था तब की बात, और तब दूसरा कौन सा है, इन द फाइनल डिकेड यानी कि 20वीं शताब्दी के लास्ट में, यानी कि 1990 से 2000 के बीच के समय। तो पहले लेते हैं फर्स्ट डिकेड के अंदर यानी कि 1901 से 1910 तक का समय। सो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land, thus creating the basis of one of the harshest and most inhumane societies the world had ever known. तो जो पहला दशक था, पहले जो 10 ईयर्स थे 20th सेंचुरी के, उसमें वाइट स्किन पीपल ने क्या किया, साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल ने जो ब्लैक और वाइट पीपल हैं उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया रेशियल डोमिनेशन का, यानी कि रंग भेद का, यानी कि जो डार्क पीपल हैं उनसे उनके सारे जो हैं अधिकार छीन लिए गए, और जो वाइट पीपल हैं उन्हें ही बड़े पदों पर रखा गया, उन्हें ही हायर पोस्ट दी गई, डार्क पीपल को इस तरह का कुछ नहीं किया गया। दस क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन। और इस तरह से मानवता का तो जो परिदृश्य था, मानवता थी, वो सारी की सारी खत्म दिखा दी गई थी यहाँ पर, और बहुत ही बुरा व्यवहार दिखाया गया था उस समय के बीच। और लास्ट डिकेड की बात करें, सो इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय द वन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन। और लास्ट डिकेड के अंदर क्या हुआ, 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में जो पहले वाला जो चल रहा था सारा सिस्टम उसे हटाया गया, उसके ऊपर कुछ लाया गया, यानी कि उससे रिप्लेस किया गया, और सभी लोगों को समान राइट्स और समान आज़ादी दी गई, यानी कि समान अधिकार दिए गए, समानी रूप से स्वतंत्रता दी गई, और उन्हें रंग के आधार पर भेदभाव न करने दिया जाएगा, ऐसा भी बताया गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। अब जो हमारे मंडेला साहब थे उनके हिसाब से करेज बहादुरी का क्या मीनिंग है। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मंडेला साहब के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो करेज है उसका ये मतलब नहीं है कि फियर की एब्सेंस होना है, यानी कि डर ना होना सिर्फ करेज की निशानी नहीं है, लेकिन उस डर पर विक्ट्री पा लेना, जीत पा लेना, उसको हम करेज कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कंकर फियर। और उनके हिसाब से, मंडेला जी के हिसाब से, ब्रेव मैन बहादुर व्यक्ति कौन है, जो केवल डर से मतलब जिसे केवल किसी चीज़ का डर ना हो, लेकिन साथ ही साथ वो डर के ऊपर, उस डर के ऊपर जीत भी पा सके, ओवरकम कर सके उस डर को, वही कौन है, करेजियस मैन है। पांचवा क्वेश्चन, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। तो कौन सी चीज़ नेचुरली आती है, ये तो सभी जानते हैं। फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। तो जो प्यार है, जो लव है, वो ज़्यादा नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट के अंदर इंस्टेड ऑफ हेट। क्योंकि हेट तो क्या है, हम किसी से किसी के बारे में बुरा सुनते हैं। मान लीजिए आज 3 दोस्त हैं, एक दोस्त एब्सेंट है और 2 दोस्त बातें कर रहे हैं तीसरे दोस्त की। तो एक दोस्त ने बोल दिया कि यार वो ऐसे है, वो बुरा है, वो इस तरह का काम करता है, तो हमारे अंदर उसके लिए कुछ बुरा हेटनेस आने लग जाएगी। लेकिन अट्रैक्शन जो है, वो लव जो है, वो अपने आप ही आता है, उसे हमें किसी के थ्रू डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं। अब पेज नंबर 24 की बात करें, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। तो जो 2 दायित्व, 2 कर्तव्य मंडेला साहब ने बताए थे वो कौन कौन से हैं। सो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। उन्होंने बताया कि हर एक बंदे के 2 कर्तव्य होते हैं। पहला तो होता है उसका उनकी फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। और द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरा दायित्व, दूसरा कर्तव्य क्या है हर एक पर्सन का, उनके समाज के लोगों के प्रति और उनकी कंट्री के प्रति। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट।
और मंडेला साहब के अकॉर्डिंगली एक बच्चे के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में एक फ्री मैन क्या था, यानी कि एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक स्वतंत्रता क्या थी। हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। और इन्होंने कंट्रास्ट किया था, यानी कि दो चीज़ों को विपरीत बताया था, यानी कि एक तो ट्रांजिटरी फ्रीडम यानी कि जो टेम्परेरी होती है, और एक बेसिक एंड ऑनरेबल यानी कि जो सभी के लिए समान होती है, और ऑनरेबल यानी कि सभी के लिए उसमें सम्मान पाया जाता है। इस तरह की फ्रीडम की बात की थी। तो उनके बीच में कंट्रास्ट किस तरह दिखाया है ये बताना है। सो लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला ऑल्सो द फ्रीडम मीन्ट अ फ्रीडम टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। तो बाकी बच्चों की तरह मंडेला भी यही सोचते थे पहले कि फ्रीडम क्या है, कि हाँ चलो ठीक है, शादी करो, अपना एंजॉय करो, अपनी लाइफ को मस्ती से निकालो अच्छे से, यही फ्रीडम है। वंस एनीबडी बिकम्स एन एडल्ट देन antics of childhood looks like transitory because most of the childish activity is a wasteful from an adult's perspective। लेकिन जैसे ही कोई बच्चा बड़ा होता है, एडल्टहुड में आता है, थोड़ा समझदारी उसमें आने लगती है, तब वो क्या देखता है कि ये जो मतलब चाइल्डहुड फ्रीडम थी, ये तो मतलब टेम्परेरी थी, ये तो ट्रांजिटरी थी, इसमें इतनी मतलब फ्रीडम नहीं मिल पाई है हमें जो हम चाहते थे। मतलब एडल्टहुड में आते ही उसे समझ आने लग जाता है कि वो फ्रीडम वेस्टफुल थी, यानी कि ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वंस यू आर एडल्ट देन समडे यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बैकन होम, देन ओनली यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपको जीवन यापन के लिए कुछ पैसे कमाने पड़ते हैं, अपनी इज्जत बनानी पड़ती है, अपना नाम बनाना पड़ता है, रुतबा बनाना पड़ता है, ताकि आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में आपका कुछ सम्मान किया जा सके, आपको अच्छा बताया जा सके। इस तरह की इज्जत आपको चाहिए होती है, बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो आज़ादी यहाँ पर नहीं मिल रही थी, ऐसा बताया गया हमें। तो इस तरह से इन्होंने कंट्रास्ट किया है। थर्ड है, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, वाई और वाई नॉट। तो मंडेला जी ने क्या बताया कि जो ऑप्रेसर है, जो तानाशाह है, यानी कि जो दंड नायक है, दंड देने वाला है, वो फ्री है या नहीं। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सो मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑप्रेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब मंडेला साहब के अकॉर्डिंगली क्या है, ऑप्रेसर भी फ्री नहीं है। जैसे ऑप्रेस्ड पर्सन फ्री नहीं है, वैसे ही ऑप्रेसर फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया उनके अनुसार जो ऑप्रेसर है वो क्या है, एक प्रिजनर है हेट्रेड का, यानी कि एक कैदी है। उस वो भी किस चीज़ से कैद है, हेट्रेड से, यानी कि नफरत से पूरी तरह से बंधा हुआ है वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा नफरत भर रखी है, यानी कि सब लोग उसे नफरत कर रहे हैं। हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। और वो किस चीज़ से बंधा हुआ है, किस चीज़ की बेड़ियों में बंधा हुआ है, एक तो बंधा हुआ है प्रेजुडाइस में, यानी कि उसे सारे लोग नापसंद करते हैं या फिर उसे क्षति पहुंचाना चाहते हैं, और नैरो माइंडेडनेस, और उसके दिमाग में भी थोड़ी कमजोरी आ गई है, यानी कि अब वो नैरो हो चुका है। ही फील्स दैट द बोथ ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और वो क्या बताते हैं कि, या फिर क्या फील करते हैं कि जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है, वो पूरी तरह से उनके अंदर से ह्यूमैनिटी है वो छीनी जा चुकी है, या रोब्ड की जा चुकी है, चोरी हो चुकी है उस चीज़ की, यानी कि वो किसी ना किसी तरह किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, चाहे वो ऑप्रेसर है चाहे वो ऑप्रेस्ड पर्सन है। अब बात करते हैं आपके चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस की, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो कि पेज नंबर 24 पर है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। तो भैया जो उस दिन इनॉग्रेशन फंक्शन हुआ था 10 मई को 1994 के अंदर साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया के अंदर, यूनियन बिल्डिंग्स के अंदर, यूनियन बिल्डिंग्स में भी कहाँ पर, एम्फी थिएटर में, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो इनॉग्रेशन हुआ था उसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग क्यों आए थे, इंटरनेशनल लीडर्स क्यों आए थे। वाई डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ, और ये किस चीज़ का सिग्निफिकेंस देता है, किस चीज़ का मतलब ऊंचाई दिखाता है। सो द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स वाज अ गेस्चर ऑफ सोलिडेरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ द एंड ऑफ अपार्थाइड। तो ये जो प्रेजेंस थी ये हमें क्या दिखाती है, एक बड़ी संख्या में प्रेजेंस थी इंटरनेशनल लीडर्स की, ये हमें क्या दिखाती है कि यहाँ पर अपार्थाइड यानी कि जो रंग भेद की मेन नीति चल रही थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो थोड़ी अब विराम में आई है, यानी कि इनके साथ मिलजुल कर रहने लगी है। इस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। इट सिग्निफाइड द ट्रिम्फ ऑफ गुड ओवर इल एविल। और ये क्या दिखाते हैं हमें, किस चीज़ की जीत दिखाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाते हैं। द ट्रिम्फ ऑफ द आइडिया ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन।
और हमें ये किस चीज़ की अधिकता दिखाते हैं, किस चीज़ का आइडिया दिखाते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जो पूरी तरह से टॉलरेट थी, यानी कि जो पूरी तरह से पहले सहन कर रही थी, उन पर अब किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी, सभी को समान रूप से समान अधिकार दिए जाएंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा इनके साथ। सेकंड क्वेश्चन है, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से ही। तो मंडेला जब ये शब्द कहते हैं, अब क्या शब्द कहते हैं, सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। तो उनके जो वर्ड्स थे सिंपली, यानी कि वो सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स, यानी कि जो जिन्होंने स्वतंत्रता में सहायता की अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की, उन सभी का सार है, उन सभी का सम है। ये बात मंडेला जी बोलते हैं। इससे उनका क्या मतलब है, हु हैड गॉन बिफोर हिम, और उनसे पहले कौन लोग चले गए थे, ये भी हमें बताना है। So Mandela wants to pay his tribute to all the people who had sacrificed their lives for the sake of freedom. तो मंडेला साहब उन सभी को सलाम करना चाहते हैं, उन सभी को सलामी देना चाहते हैं, उन लोगों को जिन्होंने उनसे पहले अपनी जिंदगी त्याग दी थी केवल और केवल आज़ादी के लिए। He feels that he is the sum of all those African patriots who had gone before him because those heroes of years had paved the path of cooperation and unity for him. और वो इसलिए ये बात बोलते हैं, वो इस तरह से फील करते हैं कि वे सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स जिन्होंने स्वतंत्रता में सहायता की साउथ अफ्रीका की, उन सभी का सार हैं मंडेला जी। क्यों है, क्योंकि वो सभी पिछले बीते हुए सालों में उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और साथ ही साथ मंडेला साहब को भी काफ़ी सहायता दी, काफ़ी यूनिटी में बांध के रखा, और उन्हीं से ही मंडेला साहब इम्प्रेस हुए थे, या फिर हम कह सकते हैं उन्हीं से ही उन्हें करेज मिली थी। ये बात भी मंडेला साहब ने बोली है, हमने ऊपर के क्वेश्चंस में पढ़ी थी। Therefore he got the support of his people to be able to come to power to bring equality for his own people. और इसी के साथ मंडेला साहब को उनके लोग थे, जो उनकी कम्युनिटी के लोग थे, उनसे पूरा सपोर्ट मिला था कि आप पावर में आइए, आप अपने लोगों के लिए इक्वालिटी लाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा उनके लोगों ने बोला था। तो यही बात तो हमें लास्ट में पूछी गई थी। और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो ऑपरेशन की डेप्थ्स होती हैं, गहराइयाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, किसी इंसान के कैरेक्टर की हाइट दिखा देती हैं। यानी कि मतलब कोई भी अत्याचार कर रहा है आप पे मान लीजिए, तो वहीं पर आपको उसके अत्याचार से पता लग जाएगा कि ये कितना नीचा आदमी हो सकता है, कितना अच्छा आदमी हो सकता है। हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस। तो मंडेला साहब ने इसे कैसे बताया है। कैन यू एड योर ऑन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट। तो आप अपने एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं इसमें, इस आर्ग्यूमेंट पर जो देना चाहें। तो अब चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। दैट येस आई एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। कि हाँ, मंडेला साहब के अकॉर्डिंगली हम मानते हैं कि जो किसी पे अत्याचार करने वाला बंदा है, उसकी गहराइयों का, उसके कैरेक्टर का पता लग जाता है उसी से। Nelson Mandela illustrated this by giving examples of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle. और मंडेला साहब ने इस चीज़ का किस तरह से हमें एग्जाम्पल दिया था कि साउथ अफ्रीका के जो ऐसे हीरोज़ जिन्होंने अपनी लाइफ का जो है बलिदान कर दिया था, त्याग कर दिया था केवल और केवल साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए, उनका बेस्ट एग्जाम्पल दिया था। उसी से पता चलता है कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है। इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स। इंडिया में ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है। अब ड्यूरिंग अ फ्रीडम स्ट्रगल देयर वाज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स। अब इंडिया में जब आज़ादी का समय था, उस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे, लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया की आज़ादी में सहायता की। प्रोबेबली द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सो मैनी मैन ऑफ सच कैरेक्टर्स। और हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश लीडर्स थे, यानी कि ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर जो कंट्रोल कर रखा था, हमें बांध रखा था बेड़ियों में, उसमें बहुत से इस तरह के कैरेक्टर निकल के आए जिन्होंने अपनी आज़ादी में सहायता की थी, अपनी अच्छाइयाँ दिखाई। इफ़ वी कंपेयर दिस विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया इज़ हैविंग टुडे, देन नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट। और अगर हम आज के पॉलिटिकल लीडर्स के अकॉर्डिंगली बात करें, इंडिया के अकॉर्डिंगली, तो नेल्सन मंडेला जो हैं वो बहुत ही अच्छे और सही इंसान है। इस बारे में ये बात हमें बताई गई है, क्योंकि नेल्सन मंडेला भी अपनी आज़ादी के लिए ही बने थे प्रेसिडेंट वहाँ के। और हमारे जो इंडियन लीडर्स जिन्होंने आज़ादी के लिए पूरी सहायता की, वही बाद में इंडियन लीडर्स के रूप में भी सामने आए थे। हमने ये भी देखा है हिस्ट्री में। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन,
हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। तो मंडेला के अकॉर्डिंगली उनकी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उनकी एज के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ उस सोच में कैसे बदलाव आया वो बताना है हमें। सो विद एज नेल्सन मंडेला रियलाइज्ड दैट ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। तो जैसे जैसे नेल्सन मंडेला जी की एज बढ़ती गई, उन्हें समझ आता गया कि उनके लोगों के प्रति उनका कुछ दायित्व है, उनके समाज के प्रति भी है और उनकी कंट्री के प्रति भी है। As a boy, Mandela did not have a hunger for freedom because he thought that he was born free. अब जब मंडेला साहब एक बच्चे के रूप में थे तब उन्हें आज़ादी की भूख नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो आज़ादी पैदा हुए हैं। He believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. और उन्होंने इस चीज़ का एहसास भी किया था, मानते भी हैं कि जब तक वो अपने पिताजी के बताए हुए कदमों पर चले और रूल्स को अवॉइड किया, यानी कि उनकी पालना की, तब तक तो उन्हें किसी भी कस्टम से या किसी भी ट्राइब से कोई भी दिक्कतें नहीं आई किसी भी तरह की, यानी कि वो हर एक टाइप से उस टाइम में फ्री थे। ही हैड सर्टेन नीड्स एज अ टीनेजर एंड सर्टेन नीड्स एज अ यंग मैन। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, टीनेज में आए, तब उनकी नीड्स बढ़ी। जब वो यंग मैन हुए, एडल्टहुड में आए, तब उनकी नीड्स बढ़ी। ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जब वो बचपन में थे तब वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते थे, खुद की आज़ादी का ही सोचते थे, लेकिन अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उनकी कम्युनिटी के प्रति, उनकी कंट्री के प्रति भी बढ़ चुकी हैं। He slowly understand that it is not just his freedom that is being curtailed, but the freedom of all blacks. और तब उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ उनकी आज़ादी नहीं है जो छीनी जा चुकी है, साथ ही साथ उनके जो बाकी भाई बहन हैं, बाकी कम्युनिटी के काले लोग हैं, उनकी भी आज़ादी पूरी तरह से कर्टेल्ड की जा चुकी है, रिड्यूस की जा चुकी है, छीनी जा चुकी है। It is after attaining this understanding that he develops a hunger for the freedom of his people. और इसी के बाद उन्हें समझ आया, उन्हें इस बात की समझ आई कि नहीं, इस बारे में कुछ विचार करना चाहिए और मेरे को अपने लोगों की आज़ादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और इसी वजह से उनके भी मन में इस चीज़ की लालसा हुई, उनके मन में इस चीज़ की भूख पैदा हुई कि हमें आज़ादी लेनी ही है। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो मंडेला साहब की जो आज़ादी की भूख थी उसने उनकी लाइफ को किस तरह से चेंज किया। सो मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. All blacks का तो एक गाना भी था यार, एक रफ्तार का। चलो, सो मंडेला साहब ने ये रियलाइज़ किया अपनी आज़ादी के समय में, अपनी यूथ के समय में, कि ये केवल उनकी ही आज़ादी नहीं है जो छीनी जा चुकी है, लेकिन उनके सारे जो ऑल ब्लैक पीपल हैं, काले लोग हैं, उनकी सारी आज़ादी भी छीनी जा चुकी है। द हंगर फॉर हिज ऑन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अब जो केवल उनकी खुद की आज़ादी की भूख थी, वो भूख उनकी बढ़ चुकी है और अपने साथ के लोगों के लिए भी हो चुकी है वो भूख, यानी कि अब वो सिर्फ खुद की आज़ादी नहीं चाहते, अपने लोगों की भी आज़ादी चाहते हैं। दिस डिज़ायर ऑफ ए नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड into a virtuous and self-sacrificing man। और यही चीज़ है जिस तरह से मतलब ये जो नॉन रेशियल सोसाइटी जो थी, इसे वो चेंज करना चाहते थे, और इसी की वजह से एक गुणवान बंदा जो था वो किस में बदल गया, एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन में बदल गया, यानी कि खुद का बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गया। जो पहले सिर्फ खुद के बारे में सोचता था, बहुत ही अच्छा रहता था, अब वो रूल्स को भी तोड़ने लग गया था। दस ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब इन्होंने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की, एंड दिस चेंजेस हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। और इसी वजह से तो ये एक मतलब डरे डरे बंदे से एक बोल्ड मैन बन गए, यानी कि अब ये किसी से डरते नहीं थे, कोई भी दिक्कत आ जाए तो ये करेजियस मैन बन चुके थे। और करेजियस मैन बनने की जो इन्हें सांत्वना मिली थी वो इनके पूर्व के जो मतलब आज़ादी में सहायता करने वाले बंदे थे उन्हीं से मिली थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।